नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर एनडीए सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन भी पूरे कर लिए हैं। पहले और दूसरे कार्यकाल से अलग इस बार पीएम मोदी के सामने कई चुनौतियां भी हैं। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो कई लोगों ने इसे पीएम मोदी की हार के तौर पर भी देखा और यह सवाल उठाए कि पूर्ण बहुमत नहीं होने से पीएम मोदी का अंदाज अब वैसा नहीं रहेगा जैसे पहले था। लेकिन गठबंधन सरकार बनाने के बावजूद पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में अधिक फेरबदल नहीं किया। वहीं 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने के साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन जैसे प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी देकर विरोधियों को ये जता दिया कि सिर्फ सियासी हालात बदले हैं, उनके इरादे नहीं। उधर रूस और यूक्रेन जाकर पीएम मोदी ने यह भी संदेश दिया कि उनकी विदेश नीति में भी कोई बदलाव नहीं आया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, सड़क सुरक्षा, रेलवे और बंदरगाह के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया। हालांकि तीसरे कार्यकाल में मजबूत होते विपक्ष का दबाव भी कहीं न कहीं सरकार पर साफ देखने को मिला। शुरुआती 100 दिनों में कुछ ऐसे मौके भी आए जब सरकार को वक्फ बोर्ड संशोधन बिल और प्रसारण सेवा विधेयक जैसे मौकों पर अपने कदम पीछे खींचने पड़े। वहीं बढ़ती महंगाई और घटते रोजगार का मुद्दा अब भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। ऊपर से साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने जिन अच्छे दिनों का नारा बुलंद कर दिल्ली की सत्ता हासिल की थी, ऐसे में देश की जनता को अब भी उसका बेसब्री से इंतजार है। आज चर्चा 100 दिन की सरकार, अच्छे दिनों की दरकार के इसी मुद्दे पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए। हालांकि किसी भी सरकार की उपलब्धि और नाकामी आंकने के लिए 100 दिन की कार्य अवधि बेहद कम समय है, लेकिन जब लक्ष्य पहले ही तय हो तो रिपोर्ट कार्ड के लिए समय कम नहीं होता, क्योंकि मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के लक्ष्य और एजेंडा पहले ही तय कर लिए थे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बार बार कहा था कि उन्होंने 100 दिनों का रोडमैप पहले से तैयार कर रखा है और अपने तीसरे कार्यकाल में वो कई बड़े फैसले लेने वाले हैं। ऐसे में मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, तो इस बात पर चर्चा करना भी जरूरी हो जाता है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने मोदी अब तक अपने कितने वादे पूरे कर पाए हैं और उनका 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। 100 दिन की सरकार, अच्छे दिनों की दरकार। जी हाँ, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी एनडीए की सरकार देश की ऐसी पहली गैर कांग्रेसी सरकार है जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आई। लिहाजा सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों की उपलब्धियों को लेकर मंत्रिमंडल के सदस्य लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोदी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए एक बुकलेट लॉन्च कर सरकार की कामयाबी गिनाई। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि 60 साल बाद देश में राजनीतिक स्थिरता आई है। पिछले 10 साल में देश की बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत करके एक सुरक्षित भारत बनाने में मोदी सरकार ने बड़ी सफलता पाई। तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में मोदी सरकार ने 15 लाख करोड़ की योजनाएं शुरू की, टैक्स में राहत दी और किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचाए। आज देश की इकोनॉमी सभी 14 पैमानों पर खरी उतरी है। इकोनॉमी के 13 पैरामीटर्स में, चाहे बैंकिंग हो, चाहे मुद्रास्फीति हो, चाहे विकास दर हो, हर पैरामीटर में हमने डिसिप्लिन लाई है और प्रगति भी की है। भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंद्र बन चुका है और ये वास्तविकता है। बेशक शुरुआती 100 दिनों में मोदी सरकार 3.0 ने आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक क्षेत्र में विकास के कई काम किए हैं, लेकिन ऐतिहासिक फैसले भी लिए हैं जिनका सीधे तौर पर 140 करोड़ की जनता से सरोकार है। लेकिन तीसरे कार्यकाल में मजबूत होते विपक्ष का दबाव भी कहीं न कहीं सरकार पर साफ दिखाई दे रहा है। सरकार को वक्फ बोर्ड संशोधन बिल और प्रसारण सेवा विधेयक जैसे मौकों पर
अपने कदम पीछे भी खींचने पड़े। जाति जनगणना का मुद्दा भी सरकार के गले की फांस बना हुआ है। वहीं बढ़ती महंगाई और घटते रोजगार का मुद्दा अभी भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। ऊपर से साल 2014 में नरेंद्र मोदी जिन अच्छे दिनों के सबसे बाद दिखाकर दिल्ली की सत्ता हासिल की थी, देश की जनता को अब भी उन सब का बेसब्री से इंतजार है। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान हैं खेमचंद शर्मा जी हैं, बीजेपी नेता दिल्ली से हैं, अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है रायपुर से हैं, अजीत यादव जी सपा प्रवक्ता लखनऊ से हैं, मृणालिनी राय जी हैं हमारे साथ, जेडीयू नेता पटना से हैं, हुदा जरीवाला आप प्रवक्ता दिल्ली से हैं और अजय त्रिपाठी एक्सिक्यूटिव एडिटर स्वराज एक्सप्रेस पर हमारे साथ है। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले खेमचंद जी आपसे ही, जो भी गिनाया गया है, जो भी छपा है 100 दिन के कार्यकाल को लेकर अमित शाह जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम उससे अलहदा आपसे अलग से जानना चाहते हैं कि इन 100 दिनों में के कार्यकाल में बीजेपी ने या एनडीए सरकार ने क्या कुछ नया किया है। खेमचंद जी। नमस्कार, जय हिंद जी। देखिए, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो कहा वो किया। उन्होंने कहा कि हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है जी, और रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया। तो मात्र 100 दिन में 15 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए और स्टार्टिंग एज वेल एज उनकी जो कंप्लीशन डेट है वो भी साथ ही साथ रिलीज हुई जी। किसानों से रिलीज की गई है। पीएम किसान के अंतर्गत से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ताकि जो नई उन्नत किस्म के बीज दिए जा सके, जो डिफरेंट बीमारियां होती हैं उनसे दूरी की जा सके और इनोवेशन के तहत किसानों को फायदा हो, अधिक से अधिक उपज हो, बेटर क्वालिटी की उपज हो। उसमें कैबिनेट ने अलग से फंड्स मंजूर किए हैं। 75,000 सीट मेडिकल सीट ऐड की गई है और उसकी वजह से जो हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते थे एमबीबीएस के लिए, चाइना, यूक्रेन, रशिया या दूसरे देशों में जाते थे, अब उनको जाना नहीं पड़ेगा। भारत में मेडिकल सीट बढ़ जाएंगी तो यहाँ पे डॉक्टर बन पाएंगे और हमारी जो डॉक्टरों की जरूरत है वो पूरी कर पाएंगे। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इन्हीं दिनों में एमएसएमई सेक्टर को और जो छोटे उद्योग धंधे उनको मजबूत करने के लिए जो जॉब लिंक स्कीम शुरू की, उसमें पहले 1 साल, कुछ जगह 2 साल तक ईपीएफ का जो पैसा है जो एम्प्लॉय को सपोर्ट दी जाती है वो गवर्नमेंट देगी। तो जॉब से उसको लिंक किया है। 1 करोड़ हमारे युवा वर्ग हैं, उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिर्फ एक फ्रेमवर्क तैयार किया है और वो काम शुरू हो चुका है। 1 करोड़ परिवारों को जो सोलर के माध्यम से हम लोग फ्री बिजली देना चाह रहे हैं। मेरे खुद के कई मित्रों ने अपने घर पे वो सोलर प्लांट लगवा लिया है 3 बार तक का, और 3 बार तक के में आपको लगभग 55 से 60,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। और फिर आप 3 बार की जो बिजली उससे बनेगी, प्रोड्यूस होगी, तो जनरली मिडिल क्लास में कंज्यूम नहीं हो सकती, तो आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी। तो जो उन्होंने कहा वो 100 दिन में डिलीवर होना शुरू हो गया है, ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है। 11 लाख से ज्यादा बहनों को लखपति दीदी मात्र 100 दिनों में बना दिया गया और 1 करोड़ से ज्यादा बहनें देश में लखपति दीदी हैं। ये बड़ी अचीवमेंट है और वो लगातार अपना काम कर रहे हैं बिना रुके, और बल्कि फर्स्ट और सेकंड जो उनकी टर्म थी उससे ज्यादा स्पीड से काम कर रहे हैं। क्योंकि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ठाना है कि मेरे को देश को फिफ्थ से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है और टारगेट से पहले बनाना है, और उसके लिए वो रात दिन एक कर रहे हैं। और आपने देखा किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट मिली है। अभी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गुजरात में थे और बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे लोग आए और रिन्यूएबल एनर्जी में भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो हमारी ये सब 100 दिन में पूरे कर दिए हैं। ये सब 100 दिन का, इसी 100 दिन की बात कर रहे हैं आप। ये सब 100 दिन का है। अभी आप सर्च करके देखिए, परसों का ये रिन्यूएबल एनर्जी में 350 बिलियन के आसपास की जो इन्वेस्टमेंट कमिट हुई है भारत में, वो अभी है। तो ये सारी चीजें, हमारा फोकस है कि हम पहले जो बायोफ्यूल है उसकी परसेंटेज को बढ़ाएं। हमारा फोकस है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा दें, ताकि जो हमारी डिपेंडेंसी डीजल और पेट्रोल इंपोर्ट से है वो खत्म हो सके या कम हो सके। क्या आपको खेमचंद जी, आपको नहीं लग रहा है कि पहले 2 कार्यकाल और इस कार्यकाल में थोड़ा बहुत अंतर आपको दिख रहा हो? जैसे पहले धारा 370 से लेके कई आपने ऐसे अमेंडमेंट किए जो पास हो गए। इस बार वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा
खूब प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन वही कानून आपका पास नहीं हो पाया। अब कैबिनेट में ले जा रहे हैं, अब साहब कह रहे हैं कि बहुत जल्द उसमें हम निर्णय कर लेंगे, उसकी संपत्ति की सारी सुरक्षा अब हम सरकार करेंगे, लेकिन ये नहीं हो पाया। आपको अंतर नहीं दिख रहा? ये अंतर तो है, समय का अंतर है। और मैं जो अंतर देखता हूँ, अंतर है कि ज्यादा स्पीड से काम हो रहा है जी, ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम हो रहा है, प्लान तरीके से काम हो रहा है। हर काम में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की एफिशिएंसी, स्पीड और इम्प्लीमेंटेशन का तरीका और ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा तीव्र हो गया है। आपने जो उदाहरण दिया तो हम लोगों ने डिस्कशन के लिए रखा है, सभी से इसमें फीडबैक आया, मेल आए, लेटर्स आए हैं और जीपीसी के पास सभी के इनपुट्स आए और उसमें कोई दिक्कत नहीं। कंप्रीहेंसिव फीडबैक आना चाहिए, डिबेट होना चाहिए। अब डिबेट हो गया, कंप्रीहेंसिव फीडबैक आ गया, जीपीसी की रिपोर्ट अब सबमिट होगी और उसको पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाएगा। और ज्यादातर लोगों ने जो रिपोर्ट दी है, जब मेरा जो संपर्क है और आपने भी संपर्क किया होगा, वो सब चाहते हैं कि वक्त को जो अनलिमिटेड अनकंट्रोल जो राइट्स दिए हुए थे उसको लिमिट करना बहुत जरूरी है। उसकी वजह से लाखों लोगों को नुकसान हो रहा है और इवन ना सिर्फ नॉन मुसलमानों को भी दिक्कत हो रही है। मुसलमानों में भी कई ऐसी फैमिली है जिसमें महिला है, बच्चे हैं, उनकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए कुछ बोर्ड के जो करप्ट ऑफिसर्स हैं, करप्ट पदाधिकारी हैं, उन्होंने बोल दिया ये तो वक्त की प्रॉपर्टी है, वो उनकी प्रॉपर्टी खत्म और उनको प्रूव करना पड़ेगा। और नॉन मुस्लिम के लिए तो और ज्यादा दिक्कत, क्योंकि वक्त में वक्त का ही ट्रिब्यूनल आपको फैसला देगा, जो आपको सता रहा है वही आपको फैसला देगा। खेमचंद जी, बहुत सारी बातें आपने कह दी है। विपक्ष क्या सोच रहा है इस बारे में, निश्चित तौर पे वो क्या सोच रहे हैं, वो जो उनकी जो बात आएगी मैं फिर से आपके पास आऊंगा। बिमलन जी, आपके बाद में आता हूं आपके पास, चूंकि एक कहा जाता है कि लेडीज फर्स्ट वाली हुदा जी हमारे साथ हैं, कहावत है। हुदा जी, इन 100 दिन के कार्यकाल को लेकर खेमचंद जी ने वाकई में अमित शाह जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उससे अलग बहुत सारी बातें बताई। क्या आप इन 100 दिन के कार्यकाल को लेकर, आप पहले तो आपको बधाई हो, आपके नेता बाहर आ गए हैं जमानत पे, हैं? कुछ अंतर देखते हैं आप? जी बिल्कुल अंतर। मेरी आवाज आ पा रही है? मुझे अपने रिपीट होके आ रही है? जी नहीं, आप ठीक है, शुरू में आई थी। ओके जी। अंतर आपने पूछा, जी बिल्कुल। अंतर मैं ये देखती हूँ कि जितना बीजेपी का काला काल था पिछले 10 साल का, उससे कहीं ज्यादा बद से बदतरीन अब सूरत हालत हो गई है। पिछले 100 दिनों में कम से कम 38 ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 21 मौतें हुई हैं और 112 से ज्यादा इंजरीज के मामले सामने आए हैं। बीजेपी जिस पार्टी के दम पे इतना आगे बढ़ती थी, जिसका संगठन उन्होंने न जाने कब से सदियों से इस्तेमाल किया है, सालों साल इस्तेमाल किया है, उससे अपना रिश्ता तोड़ चुकी है। इनकी खुद की पार्टी में रिश्ता किससे तोड़ लिया? एक बार फिर से हुदा जी बोलेंगी, रिश्ता कैसे तोड़ लिया? क्यों? डॉक्टर जी ने नहीं कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है या आरएसएस के नेताओं की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये 100 दिन में नहीं है, ये 100 दिन में नहीं है, 100 दिन के पहले का है। 100 दिन के पहले का होगा, लेकिन उसका डेफिनेटली इफेक्ट इन 100 दिनों में भी दिखा है, क्योंकि इनका अपना जो कार्डर है वो इतना कमजोर हो चुका है। आपस में आप देख लें, हरियाणा की बात कर लें, क्योंकि चुनाव अभी सर पर है। हरियाणा में इनके पास सीएम फेस पे ही आपस में एक इत्तेफाक नहीं बन पा रहा था। कितने ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनको टिकट्स ना देके आप नए नए चेहरे लाए हैं, जो कि पुराने नेताओं के ही उनकी नेक्स्ट पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन है, और आप जो पुराने वहां के दिग्गज नेता हैं उन नाराज कर चुके हो। कुछ उसमें कांग्रेस में चले गए, कुछ नाराज होकर आपकी पार्टी से गए हैं। तो आपने तो अपने पार्टी के अंदर लोगों के लिए जो आप करना चाहिए था, आपने काम नहीं। हुदा जी, अभी विकसित भारत की जो है उस पर बात करें, पार्टी जाने दीजिए उनको। ठीक है। हम स्कीम्स की बात करते हैं। हमने देखा कि सिविल सर्विसेज में लैटरल एंट्री की जो बात है ये 100 दिनों में ही हुआ है। ये बिल्कुल गलत तरीके से लैटरल एंट्री करके एक ऐसा एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम, जो कि कायदे से सिविल सर्विसेज का एग्जाम सबसे अच्छा एग्जाम, सबसे वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स दुनिया भर में माना जाता है, उसमें आप लैटरल एंट्री करके जबरदस्ती के ऑफिसर्स बन रहे हैं, जो कि ना क्वालिफाइड है ना शायद एजुकेटेड है। आप अगर किसानों की बात कर लें तो उनके लिए तो रोक लग गई ना, अब तो रोक दिया ना।
अग्री, लेकिन ये जो बिल प्रस्ताव रख रहे थे, पास करने की कोशिश कर रहे थे, इन 100 दिनों में कर रहे थे। वक्फ बोर्ड की वक्फ बिल की अभी आपने खुद जिक्र किया कि किस तरीके से जो संशोधन बिल है उसमें सिर्फ और सिर्फ मात्र मुसलमानों को परेशान करने के लिए किया जा रहा था। क्योंकि जो अभी बीजेपी की प्रवक्ता, मुझे आवाज बहुत क्लियर नहीं थी, उनका पूरा स्टेटमेंट में सुन नहीं पाई, लेकिन मुझे इतना पता था कि इन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए इसमें जगह होगी। तो ये प्रोविजन पहले भी था, ये प्रोविजन कहीं से नहीं था, ये प्रोविजन आप पहले भी कर सकते थे, अभी कर सकते हैं। एक नॉन मुस्लिम ऑफिसर को आप पहले भी नियुक्त कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं। तो कुछ अलग से आपने इस बिल में ऐसा कुछ संशोधन नहीं किया है जिससे मुसलमानों को सो कॉल फायदा हो जाए। आप एनपीएस की बात करते हैं, न्यू पेंशन स्कीम की, ओपीएस तो आपने लागू किया नहीं, वन पेंशन स्कीम तो आपने लागू करी नहीं, और एनपीएस लाके आपसे वो सिर्फ ये कहते हैं कि 4 साल एक सेनापति है वो 4 साल आर्मी को सर्व करेगा। सॉरी, एनपीएस एक अलग मामला हो गया, एनपीएस में भी मैं आऊंगी। मैं अग्निवीर स्कीम की बात कर रही हूँ, 4 साल सर्व करेगा, उसके बाद आपके आगे के फ्यूचर का कोई अता पता नहीं। खुद तो मोदी ये इन 100 दिनों में नहीं हुदा जी, ये तो पहले का है। इम्पैक्ट इसका अभी भी दिख रहा है, इम्पैक्ट इसका आज भी दिख रहा है। जो एनपीएस के, अच्छा एनपीएस तो अभी का है ना, जो पेंशन स्कीम है वो तो अभी का है ना, तो उसमें ये अभी नई स्कीम लेकर के आए हैं। एनपीएस ओपीएस के अलावा तीसरी एक और आ गई है, यूपीएस। जी देखिए, ओपीएस स्कीम लागू करने की बात नहीं, यूपीएस अभी लेके आए इन 100 दिनों में, यूपीएस। राइट, आई एम सॉरी, यूपीएस सही कह रहे हैं आप, माजरत चाहती हूँ। तो जो यूपीएस लेके आए हैं उसमें हमने देखा कि किस तरीके से अगर आपका 25 साल से ज्यादा आप सर्विस नहीं दे रहे हो तो आप कहीं ना कहीं पेंशन के हकदार नहीं हो। तो अपने आप में अगर कोई ऑफिसर 40 साल में, क्योंकि कई सारे एससी एसटी के ऐसे थ्रू आपकी जो एज लिमिट होती है बड़ी भी होती है, तो आप पूरा का पूरा 25 साल की सर्विस नहीं दे सकते, तो वो वंचित रहेंगे पेंशन से। चलिए हुदा जी बहुत सारी बातें, अभी हमारे यहाँ बहुत सारे मेहमान हैं, सभी दलों के हमारे साथ अतिथि हैं। आपने जितनी बात कही है, अब चूंकि हमारे साथ बिमलेंद्र राय जी हमारा सहयोग, खेमचंद जी का सहयोग करेंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि केंद्र में भी सहयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी पैनल में भी सहयोग करेंगे। तो हम पहले विपक्ष की बात कर लेते हैं। बिमलेंद्र जी आपके पास बाद में आएंगे, हम अमित जी के पास चलेंगे, फिर सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं यादव जी, उनके पास चलेंगे। अमित जी मेरी आवाज आ रही है आपको? और हुदा जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, और हमारे खेमचंद जी ने कहा कि इन 100 दिनों में उन्होंने बाकायदे आंकड़े के साथ दिया है कि कितने डॉक्टर और बढ़ा दिए जाएंगे। हालांकि उनसे जी जो चाइना, रसिया, यूक्रेन या और जगह जो विद्यार्थी हमारे पढ़ने जाते थे, वो यहाँ जो CPMT PMT जो यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम होता है इसका, वो नहीं क्रॉस कर पाते थे, वो लोग जाते थे वहां डोनेशन बेस पे। तो ये अलग बात है। हाँ, अन्य जगहों पे अगर जाते हो तो बात अलग है। जी अमित जी देखिए, सॉरी मैं बीच में काट रही हूँ, एक पॉइंट बस छोटा सा रखना चाहती हूँ। आपने इंटरनेशनल फ्रेंड की बात करी, अभी इंटरनेशनल पे तो मैं आई नहीं हूँ। मोदी जी पहले जाते हैं यूक्रेन अगली बार आ जाएंगे ना हुदा जी, अभी फिर से आ जाऊंगा आपके पास। नहीं, क्योंकि आपने चाइना का और रशिया नहीं, वो उन्होंने ये कहा था कि चाइना, रसिया, यूक्रेन, ये जो यहाँ से बच्चे पढ़ने जाते थे अब वहां नहीं जाएंगे, सीटें बढ़ा दी गई हैं काफी कुछ। तो वो बच्चे वही वहां जाते थे जो यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्रॉस कर पाते थे, वो डोनेशन। अन्य देशों की बात अलग है कि वहां पढ़ाई करने, वो डॉक्टरी पढ़ने जाते थे या दूसरे उच्च शिक्षा लेने जाते थे, वो बात अलग है। अमित जी जी देखिए, मैं बहुत ही सम्मानित हमारे भाजपा वक्ता खेमचंद जी की बातों को सुन रहा था जी, तो मुझे किसी की पंक्तियां याद आ गई कि आपकी फाइलों में गांव का, देश का मौसम गुलाबी है, अगर आपके दावे झूठे और दावे किताबी। देखिए, लगातार आपने कहा 100 दिनों पे बात करना है, और अच्छे दिनों की आपने बात करी थी, तो जनता तो पिछले 11 सालों से अच्छे दिनों की तलाश कर रही है। और कहते हैं ना कि अगर आप जिस विषय पे बात करेंगी, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में जो हुक्मरान बैठे हैं और जो सरकार बैठी है, उसे देश की जनता 3 नाम देके रखी है: यूटर्न सरकार, लीग सरकार और वीक सरकार। और लगातार अगर आप 100 दिनों की, अगर आप कहेंगे कि अच्छे दिनों के जो वादे आए थे, तो जब 10 सालों में इन्होंने 3650 में कुछ नहीं किया 10 सालों में, तो 100 दिनों में इनसे जनता ने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये 100 दिन बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये 100 दिनों की जो सरकार अभी चल रही है ना,
ये आप समझ लीजिए कि ये बैसाखी वाली सरकार है। और कहते हैं ना कि ये नानी के बल पे चलने वाली सरकार है, मतलब नीतीश जी और नायडू जी के पे चलने वाली सरकार है। ये सरकार को याद किया जाएगा त्रिपाठी जी इसलिए कि कैसे इसने अपने बजट में अपनी सरकार बचाने के लिए, आप दीजिए स्टेट को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, लेकिन अमित जी 2004 से 2014 तक कौन सी बैसाखी की सरकार नहीं थी? 2004 से 2014 तक कौन सी सरकार थी? पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी क्या? नहीं, लेकिन आप एक चीज देखिए कि जिस प्रकार से उस समय 10 साल की यूपीए सरकार चली थी और आज जो ये पिछले 10 सालों की सरकार है, आप मुझको बता दीजिए कैसे चुने हुई सरकार को गिराना, लोकतंत्र को कलंकित, और जिस प्रकार से लोकतंत्र प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम इन्होंने 10 साल में किया है। क्या उस यूपीए की सरकार ने किया था? क्या नहीं किया था? देश की जनता से भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा मैंने कहा कि ये लीक सरकार है जिसमें पेपर लीक होता है, बच्चों के भविष्य के साथ खेला जाता है, और जिस प्रकार से कहा कि ये यू टर्न सरकार है, तो जैसा अभी मेरी आप प्रवक्ता की मेरी बहन ने कहा लगातार कि जिस प्रकार से चाहे वो लेटरल एंट्री हो, चाहे फिर ब्रॉडकास्ट बिल हो, चाहे वक्फ बोर्ड का बिल हो, लगातार ये यू टर्न लेने वाली सरकार है। और जिस प्रकार से इसने जो भी कहा है, अच्छे दिनों का वादा, ये अगर महंगाई पे बात करें तो आज अगर आप देख लीजिए, मैं सिर्फ पेट्रोल डीजल पे आता हूं, ये कहते थे 100 दिनों की बात करें, 100 दिनों की बात करें, 100 दिनों की बात करें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तय होता है। 100 दिनों की बात करें, अभी 100 दिनों पे ही बात हो रही है जी। 100 दिनों, ये 100 दिनों की ही बात हो रही है साहब। अगर पेट्रोल और डीजल का रेट अगर नहीं कर रहे हैं, अगर वहां क्रूड ऑयल का रेट कम हो रहा है, तो ये 100 दिनों में ही आएगा। 100 जनता महंगाई से त्रस्त है, और मैं कह रही है जनता कि पूछ रही है दुखी जनता आज क्यों इतनी महंगाई है, और अच्छे दिनों का वादा करके कहां वो हरजाई है। तो आप जनता को रिलीफ तो दे नहीं रहे, आप लोगों की घटती हुई कमाई और बढ़ती हुई महंगाई पे आप बात नहीं करते, इस पे बीजेपी के प्रवक्ता भाग जाते हैं। तो मेरा निवेदन एक ही है कि जनता के तकलीफ को समझिए और जनता के हित में काम करिए। चुनी हुई सरकार को गिराना, ये सब करना। और रही बात आपने जो 100 दिनों की बात करी थी, अभी मेरे सम्मानित खेमचंद भाई जो कह रहे थे, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अर्थव्यवस्था की सरकार को अगर समझ होती, $1 9 जून के 82.75 था और आज है 83.93। मतलब जिस स्तर का, अगर आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि 9% की भयावह स्थिति पे बेरोजगारी है। आप एफडीआई की बात कर रहे थे तो 43% नीचे गया है एफडीआई। आप किस उस पे बात कर रहे हैं खेमराज जी? आप विद्वान प्रवक्ता लग रहे हैं, लेकिन आपकी बातों को मैं सुन रहा था। आपने 100 दिनों की बात करी त्रिपाठी जी, तो कैसे सेबी की बात नहीं होगी? जिस प्रकार से 3-3 जगह से वो ले राष्ट्रीय सुरक्षा पे अगर आप बात करेंगे, किस प्रकार के जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना हो रही है, आप 100 दिनों की अगर आप बात करने बोलेंगे, तो आज जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार चुनाव हो रहा है, कैसे एक स्टेटहुड को उससे छीन के उसको वो बना दिया गया, कहते हैं ना केंद्र शासित, तो मतलब धारा 370 के समर्थन में हैं आप अमित जी? धारा 370 के समर्थन में हैं आप? धारा 370 जम्मू कश्मीर में लगी रहे। डबल इंजन की सरकार में देश की जनता को ट्रबल है। नहीं, आपने कहा कश्मीर की बात की, तो आपने क्या कहा? आपका कहना है कि कश्मीर में धारा 370 हालांकि अभी भी है, वो 35 खा कंडिकाएं जो हैं उनको विलोपित किया गया, उनको हटाया गया है। तो आप क्या उसके पक्ष में हैं कि अगर आपकी यूपीए सरकार आई तो फिर से धारा 370 आप लाएंगे जम्मू कश्मीर में? देखिए, मैं वही चीज आपसे कह रहा हूं कि किस प्रकार से इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि स्टेटहुड को छीन के जिस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, वहां के लोगों के संवैधानिक अधिकारों का छीना गया, जिस प्रकार से वहां के लोगों का अधिकार छीनने का नहीं आ रहा। केंद्र सरकार लगातार, जैसे मैंने आपको कहा ना, कि केंद्र सरकार लोगों के 100 दिन में नहीं है, ये तो कब कर दिया था उन्होंने? 19 में कर दिया था। इन 100 दिनों में जो खेमचंद जी ने गिनाया है, हम उस पर आपसे बात करना थे। हम नहीं, लेकिन आज चुनाव हो रहे हैं जी, आज उसका कॉन्सिक्वेंसेस पे बात तो होगी ना जी। आज चुनाव है जी बिल्कुल साहब ने, हम आपके पास फिर से आ जाएंगे अमित जी। लेकिन आपने चुनी हुई सरकार की बात कही है, तो मैं आपको याद दिला दूं, नरसिंह राव की सरकार में, मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा की सरकार, राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की सरकार, हिमाचल प्रदेश में प्रेमचंद धूमल की सरकार, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार, क्या बहुमत में नहीं थी जो गिराई गई थी सिर्फ सांप्रदायिक तनाव के नाम को लेकर के? हम आपके पास आएंगे हमारे साथ। त्रिपाठी जी, आपने 100 दिन की बात करी थी, वो 100 दिन के पहले की घटना है।
नहीं, पार्टी आपने कहा चुनी हुई सरकार, 100 दिन पे बात करने की, इन 100 दिनों में कौन सी चुनी हुई सरकार गिराई है, ये बता दीजिए। देखिए, जिस प्रकार से मैंने कहा ना, लगातार आप देख लीजिए, आपने कहा इन 100 दिनों में, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में, और अगर एक और चीज मैं आगे भी डिस्कशन करूंगा, जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष पे इनके नेता कटाक्ष कर रहे हैं, तो क्या केंद्र की सरकार ने माफी मांगने का काम किया है? नहीं किया है। तो क्या उनकी मौन स्वीकृति है? मैं उन नेताओं के भी नाम आगे लूंगा जी। इस पे अब हम कल बहस लेंगे फिर से आपके पास बयानबाजी को लेकर के। हमारे साथ सपा प्रवक्ता हैं लखनऊ से, यादव जी हैं। अजीत यादव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अजीत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, लेकिन आपकी बड़ी धीमी आ रही है। 37 सीट लेने के बाद भी उत्तर प्रदेश में आप धीमी आवाज में बोल रहे हैं। अजीत जी, मेरी आवाज आ रही? हाँ, अब लगता है स्पीकर में है आप। थोड़ा सा एक बार फिर से बोलिए। आवाज जी जी, इन 100 दिनों की बात कर रहे हैं अजीत जी। इन 100 दिनों में जो कल खाका खींचा है अमित शाह जी ने और कहा है कि हम बहुत कुछ आगे कर गए हैं और पहले से खाका था, इसलिए हमें उसको धरातल में लाने में कोई परेशानी नहीं है। बहुत सारी बातें भी कही हैं। खेमचंद जी ने सुनाया है अपनी सारी बातें, आपके पास आई होंगी। अजीत जी, आप क्या कहेंगे 100 दिनों को लेकर? केवल यही बढ़ोतरी हुई है 100 दिनों में कि अमित शाह जी कभी किसी से बोलेंगे कि कितना जुमलेबाजी की है। क्या बात मैं ये कह रहा हूँ जी, इन 100 दिनों में देखा जाए कि गिनती की जाए कि प्रधानमंत्री ने कितना परिधान बदला और इन 100 दिन में प्रधानमंत्री कितना विदेश यात्रा की। इन 100 दिनों में प्रधानमंत्री के कितने पेपर आउट किए, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे नेट का पेपर हो। इन 100 दिनों में अगर देखा जाए तो कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई। कानपुर से लेकर के अभी कल ही जो है गाजीपुर से ट्रेन दुर्घटना होते होते बची। और इन 100 दिनों में देखा जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अब तक झूठ बोल चुके। इन 100 दिनों में अगर देखा जाए तो देश के विपक्ष के नेताओं को कोई आतंकवादी बोल रहा है। इन 100 दिनों में बीजेपी के बड़े बड़े नेता और मंत्री बोल रहे हैं विपक्ष के नेताओं को ये आतंकवादी है, इनकी गिरफ्तार किया जाएगा, इनके ऊपर इतना लाख नाम करके इनको जला दिया। और रही आंकड़े की बात, आज एक पेपर में आया एक आंकड़ा 100 ही अंतर का आंकड़ा है। आपको हम कहिए तो में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें है कि देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। इसकी पुष्टि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआर के आंकड़े भी करते हैं। इनके अनुसार पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 75% की बढ़ोतरी हुई है। ये हम नहीं कह रहे, आज का 100 दिनों में भी है। 100 दिनों के अंदर ना लेंगे इसको, कल छपा होगा। और ये एनसीआरबी की रिपोर्ट आप बता रहे हैं, अभी तो एनसीआरबी की रिपोर्ट अभी कुछ आई नहीं है इस तरह 100 दिनों को लेके। अरे ये पेपर गलत है, हमारे उजाला के इसमें ये जो आया है लेख, या तो ये गलत है, इसको गलत है, इसको कर दिया। और इसमें है हम पढ़ दे रहे हैं 2022 में देश में हर घंटे बच्चों के खिलाफ औसतन 18 अपराध हुए, जो एक भयावह। हम 22 की बात ही नहीं कर रहे हैं, 100 दिन जून के बाद की बात कर रहे हैं, हम 2024 की बात कर रहे हैं अजीत जी। 2024 बताने दीजिए ना, शुरुआत। नहीं, पुरानी बात में फिर बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारे अतिथि हमारे साथ। पुरानी बात ये नहीं है, नई बात ये है कि 9% युवाओं में अपराध बढ़ा है। नई बात ये है कि बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारों में पूरे 39 लाख, ये आंकड़ा सदन में पूछा गया था कि पूरे केंद्र के सरकार में 100 दिनों में भी है, जब बजट सत्र चल रहा था कि कितनी नौकरियां खाली पद हैं, तो लगभग 45 लाख नौकरियां खाली पद हैं और 7 लाख से केवल 9 लाख शिक्षकों की भर्ती खाली है। ये 100 दिनों में कब करेंगे? और मोदी जी अभी 100 दिनों में भी मोदी जी ने आश्चर्यजनक काम किया है। ये जब विदेश यात्रा पे गए थे सिंगापुर, याद है,
इन्होंने कहा कि 100 दिनों में हम चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसे 100 सिंगापुर बनाए जाए। 15 लाख करोड़ लोग आएंगे कि नहीं आएंगे 100 सिंगापुर। आज तक 100 स्मार्ट सिटी। लेकिन अजीत जी थोड़ी सी आवाज आपकी गूंज रही है। अजीत जी आवाज सही ढंग से आपकी नहीं आ पा रही हम लोगों के पास तक। जो भी हूँ मैं अपनी तकनीकी शाखा से बोलता हूँ, एक बार फिर आपको बुलाएंगे और आपकी आवाज ढंग से आ जाएगी। हमारे साथ जेडीयू नेता विमलेंद्र राय जी हैं। विमलेंद्र जी बहुत सारी बातें आपने सुन ली होगी, हुदा जरीवाला को, अमित श्रीवास्तव जी को, बहुत सारी 100 दिन के पहले की भी बात होने लगी है। चूंकि हमने बीच में अमित जी ने कहा चुनी हुई सरकार गिरा दी, इसलिए मैंने बहुत पहले की बात 92-93 की मैंने भी कह दी। इन 100 दिनों से कितने संतुष्ट हैं आप? तो सहयोगी दल हैं और अमित जी कहते कहते रुक गए कि आप 2 सहयोगी दल जो हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी की बात करें, आपकी बात करें, किसी बताएंगे आगे कि 50,000 55,000 करोड़ अतिरिक्त दे दिया, 25,000 करोड़ अतिरिक्त दे दिया वहां पे। तो इन सब बातों को लेकर अलग से हम जानना चाहेंगे 100 दिनों में कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए 100 में अगर आप 100 दिनों की बात करें जी, तो 10 में से 10 मार्क्स जो है आप कंप्लीट, आप 100% नरेंद्र मोदी जी की इस कैबिनेट की सरकार को दे सकते हैं। जी, जितने भी मंत्री माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं, सभी अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं। जी, जनता दल यूनाइटेड से हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह और ललन बाबू, वो भी अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं और उन्होंने परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने 100 दिन के कार्यकाल में कितने कार्य हुए हैं उनके डिपार्टमेंट की तरफ से उसकी घोषणा की है। जी, और जहां तक बात विपक्ष की आती है, जी, किसी विपक्ष के पास तो ऐसा कोई विजन ही नहीं है। जी, क्या विजन है आप पार्टी के पास कि 100 दिन में उन्होंने 100 दिन में क्या करेंगे? कोई विजन उन्होंने अभी तक प्रस्तुत किया है? केजरीवाल जी 6 महीने तो जेल में रहे, 6 महीने तक तो ये निर्णय नहीं कर सके कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं। और जब जमानत मिल गई सरकार नहीं अब छोड़ता हूं। अरे भाई, निर्णय लेना था जिस दिन पहले दिन गए थे, दिल ठोक कर और कलेजा मजबूत कर उस दिन कहते इस्तीफा दे रहा हूँ। देश से सरकार चलाने की आदत है और उसके बाद यहाँ उंगली उठाएंगे ऐसे लोगों पर जो प्रयास के लिए कार्य कर रहे हैं, देश हित के लिए कार्य कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के ऊपर अगर आज ये कहा जाए, उंगली उठाया जाए किसी पार्टी की तरफ से, तो मैं तो कहूँगा हास्यास्पद है। हमारी पार्टी को जितना दिया है कैबिनेट मिनिस्ट्री में, उस हिसाब से हम परफॉर्म कर रहे हैं और 10 में से 10 मार्क्स जनता दे रही है, लोग दे रहे हैं, कार्य हो रहा है। अब कौन सा कार्य नहीं हो रहा? अच्छे दिन तो आ गए भाई, किसानों के अच्छे दिन आ गए जब उनके खाते में 2-2 हजार रुपए करके आते हैं, 6,000 रुपए साल के। ऐसी महिलाओं के अच्छे दिन आ गए जो चूल्हा झोंकती थी, आज जो ये पिछले मोदी 2 की बात कर रहे हैं, मोदी 3 की बात कर लीजिए विमलेंद्र जी। मोदी 3 तो नहीं, आप देखिए ना बिल पास हुए कि नहीं, नया कानून आ गया। अब वो पुराना कानून नहीं है, इनको याद होना चाहिए लोगों को जी। इन कानूनों में भी जितने संशोधन होने चाहिए तो वो हुए जी। और जितने बड़े बड़े कार्य हैं वो सभी हो रहे हैं, जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं सभी तीव्र गति से आगे बढ़े। मोदी के लिए क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था कि इस बार जब मैं आऊंगा तो भारत को एक अलग गोदाम से ले जाऊंगा, अगले गोदाम से ले जाऊंगा जी। यानी आप अगर कहें तो अगर हम 5वीं अर्थव्यवस्था है तो हम 3री 4वीं में आएंगे आगे आने वाले इस टर्म में। तो ये तो एक विजन के साथ सरकार काम कर रही है और पूरा एजेंडा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और ये लोग गल बजाने के लिए आ जाते हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता क्या क्या बोलने लगे, कितनी सरकारें कांग्रेस ने गिराई हैं, इनको शर्म नहीं आती जनसरकारों को। एक सरकार गिराई है, देश के ऊपर इमरजेंसी नहीं हो पा रहा है। ये आप पार्टी के लोग आज जाके जो ईमानदारी का चश्मा लेके घूमते हैं, जिनके प्रमुख दाया बाया हाथ आप देखिए, आप मनीष सिसोदिया को नहीं बना सकते, संजय सिंह को नहीं बना सकते, तो आप इसी बात को बनाया इन्होंने। हमारे एक नेता को बेल मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को केज पैरेट बोल के। हुदा जी मैं आपके पास आ जाऊंगा, उनकी बात आ जाए फिर आ जाऊंगा जी। ये समझ लीजिए, केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, संजय जी को जमानत 10 लाख रुपए निकालते थे विभिन्न शर्तों के साथ।
उनको शर्म आनी चाहिए कि 6 महीने तक वो जेल में रहे, मुख्यमंत्री रहे। ये भारत में दिल्ली के लोग आदमी मोदी जी के 100 दिनों के काम गिनवा जी बिमलेन जी, बिमलेन जी, मैं हुदा जी, मैं उनको बोल रहा हूँ। बिमलेन जी बोल रहे थे, मैं तो सुन रहा था। बिमलेन जी, मोदी जी के 100 दिन के काम पे बात है। तो समाप्त हो जाएगा। 47-48 ऐसी योजनाएं हैं जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं, जो सरकार की डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, और 80 करोड़ लोगों को आज पिछले 5 सालों से जो है कोरोना काल से लेकर अभी तक लगातार जो है वह राशन मुहैया कराया जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। जी जी, आने वाले दिनों में और भी उपलब्धियां आएंगी त्रिपाठी जी। जी बिल्कुल। इन लोगों को तो कुछ समझ में आएगा नहीं है। सबक प्रवक्ता आने लगे, भाषण देने लगे कि भाई क्रिमिनलाइजेशन पर ये एक आंकड़ा लेकर बैठ गए। अरे उनको याद है सपा जब सरकार थी यूपी में क्या हाल होता था। सर बिमलेन जी, अभी 100 दिन की बात, 100 दिन की बात कर रहे बिमलेन जी। 100 दिन तो मैंने कहा, चलिए आपकी बात आ गई। 100 दिन में कई योजनाओं के बारे में बता दिया। सारी योजनाएं धरातल पर उतरती चली जा रही हैं। लोग बेनिफिशियरी जो है वो उनको फायदा मिल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी जी 100 दिनों में जिनको मुद्रा लोन के साथ लोन मिला वो लाभान्वित हुए कि नहीं हुए? कोई काम रुका नहीं, सारे काम प्रगति के साथ, तेजी के साथ, द्रुत गति के साथ चल रहे हैं। चलिए बिमलेन जी, काफी बात आ गई। एक बार फिर से अमित जी के पास, अजीत जी के पास जाएंगे। अजय त्रिपाठी जी, आपका इसमें एक्सपर्ट कमेंट पूरी बहस पे आ जाए। हुदा जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। अजय जी, मैं कुछ दबे में सबको सुना, सारी बातें सुनी। जो अमित श्रीवास्तव जी शुरू में कह रहे थे, बहुत ही वो सब्सिडी बैठती है, वो कंफ्यूज हो गए थे उस लाइन में। अदम गोडवी साहब की लाइन है वो, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं, तुम्हारा दावा किताबी है। और इसी गजल का एक और शेर है, शायद अमित भाई आपको याद नहीं होगा, शायद उसी गजल का एक और शेर और मुफीद बैठता है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकावी है। ये पूरे 100 दिन के या पिछले 15 साल के कामकाज को एक्सप्लेन करने के लिए इससे बढ़िया लाइन कुछ नहीं हो सकती अदम गोडवी ने जो कहा है। तो स्वाभाविक रूप से ये देखिए, पहले तो सरकारों में भाजपा के पास पूर्ण बहुमत था, तो एनडीए के जो तमाम सहयोगी दल है वो काम करते, वो जो दिखते थे कि मोदी सरकार की दवाई दिखाई पड़ती थी। बीते 100 दिन में आप देखिए कि मोदी सरकार नहीं, ये एनडीए की सरकार है। वास्तव में एनडीए की सरकार, मोदी सरकार नहीं है ये। तो एनडीए की सरकार का असाफ दिखाई पड़ रहा है कि वो कॉन्फिडेंस, वो डेवलपमेंटल एक्सपेरिमेंट्स वो इसमें इस सरकार में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। सरकारें के कामकाज अपने ढंग से चलते, कानून संहिता, नागरिक संहिता बदल देना, उसको काम करना, लेकिन वक्फ बोर्ड का संशोधन विधेयक पीएससी को जाना, उस पर कोई फैसला नहीं हो पाना, वो उसी संसद का मामला जिस संसद ने, जिस सरकार ने धारा 370 आधा घंटे में हटा दी थी, उसी सरकार का फैसला। तो साफ दिख रहा है कि वो फैसले वो दबंगई के साथ ना तो दिख पा रहे हैं, न लागू हो पा रहे हैं, तस्वीर भले कुछ भी दिखाई जाती रहे। जी खेमचंद जी, आ रहा हूं। हुदा जी, लेडीज फर्स्ट का मामला, हुदा जी काफी देर से कुछ कहना चाह रही है। जी हुदा जी, थोड़ा संक्षेप पे कहिएगा। जी बिल्कुल। आप अगर सिर्फ जो 100 दिनों की बात कर ले तो 100 दिनों में बहुत से ऐसे काल हैं जो अगर हम गिनाने बैठ जाएं तो एक्चुअली वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन मेन मैं गिना चुकी हूँ। कुछ उसके अलावा गिनाना चाहती हूँ कि जो टेरर अटैक्स हैं, पिछले 100 दिनों में कम से कम 26 से ज्यादा टेरर अटैक्स हुए हैं। क्राइम अगेंस्ट विमेन में कहीं कोई कमी नहीं आई है, बढ़ोतरी हुई है। एग्जाम कैंसिलेशन का मेरे कांग्रेस के भाई साहब बोल चुके हैं। उसके अलावा हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इतनी ज्यादा बद से बदतरीन होती जा रही है। अगर हम रुपये का जो रेट देखें, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के बाहर काफी साल रह चुकी हूँ, तो मुझे रुपये का रेट से बहुत फर्क पड़ता है कि इंटरनेशनल लेवल पे ये डॉलर के अगेंस्ट कितना गिरता जा रहा है, और पिछले 100 दिनों में ये बहुत लो हो चुका है। हम एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी बात अगर कर लें 43% ये कम हो चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लें तो पिछले 8 महीने में, जो लास्ट 8 महीने पहले का सर्वे है, उससे भी कहीं ज्यादा कम हो चुका है। हमने देखा कि किस तरह के करप्शन के कितने सारे मामले अभी रिसेंट 100 दिनों में सामने आए हैं, चाहे वो अडानी के साथ जो क्लोज लिंक्स हो, चाहे सीबी की चीफ है माधुरी गुप्ता। एक मिनट हुदा जी, एक मिनट। बिमलेन जी कुछ कह रहे हैं। बिमलेन जी, संक्षेप में आप अपना जो सवाल कर रहे हैं वो पूछ लीजिए, लेकिन इसके बाद उनका आने दीजिएगा। मैडम जो बात कर रही हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आया वो विभिन्न क्षेत्रों में अगर मान लीजिए कम आया,
वो इकोनॉमी का पैरामीटर नहीं मान सकते। 43% कम है, 43% कम है। आंकड़े देख लीजिएगा आप। उसके अलावा आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी अगर बात कर लें, एक मेरा पक्ष रख लीजिएगा। विमलन जी एक मिनट, विमलन जी आपके पास आ जाएंगे, उनकी बात आ जाने दीजिए। विमलन जी उनकी बात आ जाने दीजिए, बहुत संक्षेप में हुदा जी, संक्षेप में एक के बाद एक आपकी बनाई हुई चीजें टूटती जा रही है, चाहे वो ब्रिज के कोलैप्स की बात हो। 56 से कहीं ज्यादा ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो टूट चुके हैं, जिसमें एयरपोर्ट मौजूद है, ब्रिजेस मौजूद है, रोड्स मौजूद है, स्टैचूज मौजूद है। विमलन जी एक मिनट, विमलन जी एक मिनट, उनकी बात आ जाए। 18,000 करोड़ का जो अटल सेतु है उसमें क्रैक्स आ चुके हैं। सुदर्शन सेतु जो गुजरात ने बनाया था, जो कि इनॉग्रेट फरवरी में हुआ था, उसमें क्रैक्स आ चुके हैं, पॉट होल्स हैं। आपकी एयरपोर्ट की बात कर ले, जबलपुर एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, राजकोट एयरपोर्ट और खुद अयोध्या एयरपोर्ट विथस्टैंड नहीं कर पाया बाहर। चलिए ये पहले की बात है, ये 100 दिनों में आपकी बात आ गई हुदा जी आपकी बात आ गई निश्चित तौर पे। लेकिन एक बात मैं आपको दिला दूं, आपने बात की आतंकवादी घटनाओं को लेकर के, आपने बताया कि 26 आतंकवादी घटनाएं आपने शायद गिनाई, कितनी गिनाई? जी, लेकिन आपको यह भी याद दिला दूं, जिस जम्मू कश्मीर में आज वोटिंग हुई है, जिस जम्मू कश्मीर में लोकसभा की बात कर रहा हूं, जहां 22, 23, 14, 15% से ज्यादा वोटिंग नहीं होती थी, वहां 55% से ज्यादा वोटिंग हुई है लोकसभा में। अभी मैं देख रहा हूं गई है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। अच्छा, की जनता 370 हटने से इतनी नाराज है कि भारी बहुमत में वोट करके अपना नहीं, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, लोकसभा की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें थी उतनी ही है, कम नहीं हुई है। ठीक है, लोकसभा में कश्मीर कितने बीजेपी के कैंडिडेट्स थे, खुद जम्मू में कितने कैंडिडेट्स थे? अगर इतना इनको भरोसा था 370 हटाने में कैंडिडेट। चलिए हुदा जी एक मिनट, काफी देर से खेमचंद जी अपनी बात रखना चाह रहे थे, अमित जी काफी देर से साइलेंट है, हम एक बार फिर अजीत जी के पास जाएंगे। खेमचंद जी, अजीत जी और अमित जी से एक एक सवाल ले लें, वो और आरोप लगा दें, उसकी सफाई आप दे दीजिएगा, या पहले आपके पास आ जाऊं, जैसा आप कहें। खेमचंद जी जैसा आप कहें, मैं तो सुन रहा था हुदा जी को जी, और वो इस तरीके से तैयारी करके आई जी कि बात रामायण की हो रही थी, वो महाभारत की कथा किए जा रही है जी, और उनके उत्साह को समझा जा सकता है। उनके नेता जेल से बाहर आ गए, चाहे उनके पास कोई अधिकार ना हो, चाहे उन्होंने एक ऐसी महिला को सीएम बना दिया। मैं तो सोच रहा था शायद हुदा जी को सीएम बना दें, लेकिन उन्होंने अक्षय जी को बना दिया नॉन परफॉर्मर। चलिए मुद्दे पे आ जाए खेमचंद जी। तो मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ जी। जो पार्टी दिल्ली जैसे छोटे राज्य में, जहाँ पे रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, अथा रिसोर्स हैं, जहाँ पे उनके पास एक्सेस का बजट का कोई काम नहीं किया, पूरी दिल्ली को चौपट कर दिया, वो हमसे कमेंट करती है। तो ये तो वही कहावत हो गई, सूप बोले चालने भी बोले, जिसमें बेहतर थे नहीं। 100 दिनों में जो फेलियर बताया है उसका उत्तर दे दीजिए खेमचंद जी। 100 दिनों में जो फेलियर बताया, इन्होंने क्या फेलियर बताया? ये तो अनाप बातें कर रहे हैं। उन्होंने ट्रेन एक्सीडेंट की बात की, उन्होंने पुल बहने की बात की, उन्होंने और बाकी महंगाई की बात की, जो निवेश। एक बात बताइए, इन्होंने डीजल पेट्रोल की बात की। अभी आपको याद होगा पंजाब सरकार ने, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार है, रेट बढ़ाया डीजल पेट्रोल को। क्यों बढ़ाया? कर्नाटक में टैक्सेस क्यों बढ़ाए गए? हिमाचल में कांग्रेस की सरकार सैलरी भी नहीं दे पा रही है। आपको जो इलॉजिकल अनाप शनाप जो इलेक्शन का वायदे कर देते हैं और उसके बाद उन वायदों के चक्कर में 50% वायदे पूरे नहीं कर पाते, उसको फिर आप रोल बैक करना पड़ता है और आप बेसिक सैलरी तक नहीं दे पाते। कर्नाटक में इन्होंने जितनी भी जन सुविधाएं उस पर टैक्स बढ़ा दिए, चार्जेस बढ़ा दिए, बिजली पे बढ़ा दिए, पानी पे बढ़ा दिए, ये फ्री में देने वाले थे। ट्रेन एक्सीडेंट की बात कर रही हुदा जी, बार ट्रेन एक्सीडेंट की बात कर रही। ट्रेन एक्सीडेंट में भी हुदा जी और हुदा जी के जो हुदा जी की पार्टी है, वो ऐसे लोगों के बारे में नहीं बताएगी जो इंटेंशनली जाके आप पटरियों पे पत्थर रख रहे हैं, सिलेंडर रख रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनकी भी जांच चल रही है। और सब चीजें बाहर आ जाएंगी। और रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोगों ने 100 गुना बेटर किया है। हमने ट्रैकों को चेंज किया है, नई रेल आई है, नए इंजन आए हैं, नई ट्रेन आई है। सभ्यता रखो हुदा जी। आप हुदा जी सुन लीजिए, सम्मान करता हूँ। हुदा जी 3 बार बोल चुके हैं। हुदा जी सुन लीजिए, 3 बार बोल चुके हैं जी। तो ये अपने आप में दिखाता है कि आपके पास लॉजिकल कुछ होता तो आपको। हुदा जी आपके पास कहेंगे फिर आपको, पहले भी आपको हमारी सरकार ने काम किया है जी। और आम आदमी पार्टी जी, जो हर फ्रंट पे फेल्योर है,
6 महीने तो इन्होंने जेल में निकाल दिए, क्योंकि भाई ठीक है, चलिए आम आदमी नहीं, आप पे तो अटैक सपा ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, सरकार पे तो अटैक कांग्रेस का तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस तो ये हाल हो गया कि हिमाचल में वो कहती है कि भाई हम ओल्ड पेंशन वापस लाएंगे जी, और हालात ये हो गए कि वहां पे सैलरी नहीं दे पा रहे जी, पेंशन तो दूर की बात है। इन्होंने हिमाचल को एक तरीके से कंगाली के कगार पे ला दिया। हिमाचल जैसा प्रदेश जिसमें रिसोर्सेज की अपार संभावना है, जहां पे आप देखेंगे सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, उस प्रदेश को उन्होंने बर्बाद की। कर्नाटक जैसे प्रदेश में ये बेसिक फैसिलिटी नहीं दे पाए, पानी नहीं दे पाए, बिजली की वहां पे इन्होंने दरें बढ़ा दी, वहां टैक्सेस बढ़ा दिए, और आज हालात ये हो गए कि वहां पे गणेश पूजा में, गणेश विसर्जन के लिए जब ग्रुप निकलता है या वहां पे यात्रा निकलती है, तो वहां पे कुछ विशेष धर्म के लोग पत्थर फेंकते हैं। नहीं, ये अभी कानून व्यवस्था की बात नहीं है खेमचंद जी, कानून व्यवस्था की बात नहीं है। अरे भैया मैं आपको वही देखिए 100 डेज में क्या आता है, आपकी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, आपकी इकोनॉमी का स्टेटस, आपकी कानून व्यवस्था। हमारे 100 दिन में देखिए आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। आज भारत है, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, जो यूक्रेन से भी बात करते हैं, अमेरिका से भी बात करते हैं, रशिया से भी बात करते हैं। रशिया भी ये कहता है कि हाँ हम भारत को एज ए मीडिएटर देखते हैं, यूक्रेन भी कहता है कि हम भारत को एज ए मीडिएटर देखते हैं। हम अपनी जरूरत के हिसाब से रशिया से पेट्रोल खरीदते हैं, वहां से ऑयल खरीदते हैं, हुदा जी हिसाब से हम यूरोप से भी डील करते हैं, अमेरिका से भी डील करते हैं। हुदा जी समझ नहीं पाएंगे इनकी सोच। हुदा जी सुन लीजिए, से ऊपर है ही नहीं। हुदा जी सुन लीजिए, प्रोजेक्ट करने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। इनकी सोच ही समुचित सोच है। ये सिर्फ केजरीवाल जी ने जो इनको रात को वो जो भाषण दिया है कि मेरे को बचाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है, उसके अलावा ना तो समझते, ना पढ़ते, ना देखते हैं, ना ही ये देखना चाहते हैं। इन्होंने तो एक चश्मा पहना हुआ है, तो मैं पर्सनली इन पे कमेंट नहीं करूंगा, इनकी तो प्रॉब्लम है। चलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने 100 दिन की जो एक्सपेक्टेशन लोगों की थी उससे 100 टाइम ज्यादा बेटा करके दिखाया। चलिए आपकी बात आ गई। किसानों को, अजीत जी काफी देर से को, युवाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंडस्ट्री को, एमएसएमई सेक्टर को, हर जगह जी करके दिखाया। ठीक है, अमित जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अजीत जी से इसके पहले बात नहीं हो पाई थी तकनीकी कारणों से। अजीत जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। अजीत जी अपनी बात कहें, उस समय आपकी बात स्पष्ट नहीं हो पाई थी, खेमचंद जी भी नहीं सुन पाए थे जिनको उत्तर देना है। जी थोड़ा संक्षेप में अजीत जी। अभी 100 दिन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, प्रधानमंत्री जी 100 स्मार्ट सिटी तो नहीं बना पाए। सिंगापुर गए थे विदेश यात्रा पे, उन्होंने कहा कि हम इस देश में चाहते हैं कि सिंगापुर में बयान दिया कि इस देश में हम 100 सिंगापुर बनाएंगे। और आदर्श ग्राम, अभी 100 दिनों की बात कर ले, इन 100 दिनों में आपको कैसा लगा? पहले पूर्ण बहुमत अकेले बीजेपी का था। एनडीए की यही रही कि पलटू चाचा ने बिहार से अभी तक पलटी नहीं मारा है जी, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और देखिए कब पलटी मारते हैं, और इससे ज्यादा हम क्या कहें। जदयू के साथी बैठे समाजवादी को बहुत कर रहे थे, ये सबसे बड़ी उपलब्धि एनडीए की है जी। और 100 दिन में प्रधानमंत्री भी अब तक कितना जुमला बोल सके हैं, और 100 दिन में हमारे देश के गृह मंत्री भी और कितना उसको डिफेंड कर चुके हैं उस जुमले को, शायद पूरी देश और पूरी दुनिया देख रही है। बताने की जरूरत नहीं। बेरोजगारी का ये आलम है कि दी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई उत्तर प्रदेश में, आज तक एक भी इन्वेस्टर आया नहीं उत्तर प्रदेश में। ये 100 दिनों में नहीं आएगा। 100 दिनों में तो भी आएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट की डबल बेंच में दिया, इसमें घोटाला किया गया और ये सुप्रीम कोर्ट में गया। ये 100 दिनों में नहीं आएगा। 100 दिनों में ये बुलडोजर नीति से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया कि ये 100 दिनों में नहीं आएगा ये भ्रष्टाचार। ये भी तो 100 दिनों में आएगा। उत्तर प्रदेश की बात मत करिए, मोदी सरकार की बात करिए, योगी सरकार की नहीं। मोदी सरकार की बात करिए, योगी सरकार की नहीं। बेरोजगारी आत्महत्या कर रहे बेरोजगार 100 दिनों में नहीं आएगा। हम तो उपलब्धि मानते हैं एनडीए सरकार की, पलटू चाचा भी बिहार से पलटू नहीं मारे हैं, मानते हैं। चलिए नहीं मारे हैं ना अभी तो काम कर ही रहे हैं। अमित जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। अमित जी एक बार विमलेन जी आपका निश्चित तौर पे उत्तर देंगे। मामले के लिए अगर इस देश में, इस विश्व में अगर किसी का आवाज मिलेगा तो इनके नेताओं को मिलेगा। तो
तो जिस प्रकार से इन्होंने कहा था बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे, नेताओं को मिलेगा, तो जिस प्रकार से इन्होंने कहा था हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे, और जिस प्रकार से वो तुरंत कभी भी बोल के चले जाते हैं, ये इतिहास देख रहा है, बिहार की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करने वाली। और रही बात अभी जिस प्रकार की वो तकरीर कर रहे थे, मैं सुन रहा था और मुझे हमारे खेमचंद जी की बातें अभी सुनाई नहीं आई, पता नहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था। लेकिन अगर आप 100 दिनों की बात करेंगे त्रिपाठी जी, तो ये जनता के लिए बेहद ही कठिन दिन थे। ना कोई एजेंडा दिखा, ना कोई दावा टीका, और वही जुमला, वही पीआर स्टंट चल रहा है इस देश में। और अभी जिस प्रकार से अभी हमारी आप प्रवक्ता हमारी बहन कह रही थी, मैं आपको बता दूं कि इन 100 दिनों में आपने कहा जम्मू कश्मीर की बात, तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में 21 जवान शहीद हुए हैं और 29 जवान घायल हुए हैं। रही बात 56 इंच की छाती वालों का, जब लद्दाख में चीन का अतिक्रमण होता है तो उस पर वो खामोश होते हैं। ये 100 दिनों का ही है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। लगातार मैं जिस प्रकार से आपको कहना चाहता हूं कि वो कह रहे थे, राय साहब कह रहे थे जिस प्रकार से, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वो पहले उनका स्टेटमेंट कुछ आता था जेडीयू वाले का और आज कुछ है। और बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि अगली डिबेट पे जब हम बैठे तो इनके नेता फिर कहीं हम पलटी मार दे। तो मुझे लगता है कि आपको तो कम से कम नैतिकता के नाते इस पे कुछ कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं फिर कह दूं कि आपने इन 100 दिनों की बात करी है, तो जनता इस देश की त्राहिमाम कर रही है, जनता को रिलीफ नहीं मिल रहा है। और मैं फिर कहता हूं कि इस देश में जो सरकार है, वहां पर बैठे हुए हुक्मरान है त्रिपाठी जी, उन्हें याद किया जाएगा वीक सरकार, पेपर लीक सरकार। मेरी बहन ने याद दिलाया किस प्रकार से राम मंदिर पे पानी आ रहा है, लीक हो रहा है, एयरपोर्ट लीक हो रहे हैं, उस पर याद किया जाएगा। और मैं इसीलिए कहता हूं, मैं जिस प्रकार से जनता दल जो हमारे राय साहब है उनकी बातें सुन रहा था त्रिपाठी जी, तो मुझे अजय भैया सुनेंगे, फिर मुझे किसी की पंक्तियां याद आ गई कि कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो। अरे बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। जी इरशाद साहब का है जी। चलिए विमलेन जी, आपको मेरी आवाज आ रही? विमलेन जी मेरी आवाज आ रही? अभी बहुत अच्छी बात कही अमित जी ने। खेमचंद जी देखिए, ये देखना ही नहीं चाहते। इनको तो राहुल गांधी जी का जो झूठ है, जो विदेशों में जाके भारत को बदनाम करते हैं, कहते हैं कि भाई सिख भारत में कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते और उनको जीने का अधिकार नहीं, उनके साथ बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं जी, तो वो झूठ फैलाना इनके लिए सही है जी। इनके लिए कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, वो झूठ फैलाना सही है। ये भारत में इलेक्शन सही से नहीं हुआ, लोकसभा इलेक्शन, वो झूठ फैलाना सही है। आज जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वो इनको दिखाई नहीं देते। 15 लाख करोड़ से ज्यादा के जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं वो इनको दिखाई नहीं देते। आज हाईवे को टोल फ्री बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो इनको दिखाई नहीं देते। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप पूरे देश में हो रहा है वो इनको दिखाई नहीं देते। आज 11 लाख बहनों को लखपति दीदी बना दिया गया, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। 1 करोड़ परिवारों को जेन्युइनली फ्री परमानेंट बिजली देने का थ्रू सोलर प्लांट, सोलर जो रूफटॉप जो इंस्टॉलेशन है उसके माध्यम से किया जा रहा है, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से जॉबलिन स्कीम के माध्यम से एमएसएमई सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है और युवाओं को मजबूत किया जा रहा है, जॉब देने का काम किया जा रहा है, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। आज चिप मेकिंग का हब भारत बन रहा है, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। आज नया आईफोन लॉन्च होता है, वो आईफोन मेड इन इंडिया है, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि भारत में कुछ समय पहले तक 100% फोन इंपोर्ट हुआ करते थे, आज एक्सपोर्ट हो रहा है, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। इनको दिखाई नहीं देगा क्योंकि इन्होंने चश्मा पहना हुआ, उस चश्मे से सिर्फ और सिर्फ ये नकारात्मक चीज देखना चाहते हैं। और ऐसी पार्टियां जिन्होंने खुद अपने छोटे छोटे राज्यों में कोई काम नहीं किया, वो हम पे कमेंट करें तो जनता ऐसे लोगों पर, ऐसे प्रवक्ताओं पर हंसती है। चलिए, बिल्कुल सही कहा विमलेन जी आपसे तकनीकी कारणों से बात नहीं हो पाई थी। हुदा जी अब सुन लीजिए, बहुत कम समय बता है, मुश्किल से 1 मिनट। विमलेन जी कुछ कहना चाहेंगे? लगता है विमलेन जी से फिर बात नहीं हो पा रही। जी हुदा जी बताइए बहुत संक्षेप में। मैं कह रही थी ये पता नहीं बीजेपी के जो मेरे भाई साहब है वो कहां से ये आंकड़े लेके आते हैं, क्योंकि ये सारे आंकड़े ग्राउंड लेवल पे गलत है। हम जाके जब लोगों से पूछते हैं कि सही में आपके लिए काम हुआ है तो हम भी सुनना चाहते हैं, लेकिन ये जो पॉलिसीज है वो सिर्फ पेपर पे अच्छी लगती हैं, इनका कहीं कोई असलियत से लेना देना नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमें पूरा का पूरा यकीन है कि जनता जैसे इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष को इतना मजबूत करके अपना जवाब दे चुकी है, आने वाला हरियाणा का चुनाव, दिल्ली का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव और जितने राज्यों में चुनाव होंगे वहां पे
सारी की सारी विपक्षी पार्टी अपनी मजबूती जाहिर करेंगी, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है, त्राइमाम हो चुकी है, परेशान हो चुकी है और अपना जवाब वोट से जरूर देगी। चलिए हुदा जी समय हमारा समाप्त हुआ। अजय त्रिपाठी जी, आपका एक बड़ा छोटा सा कारण बहुत अच्छी आपने, अजय जी आपने भी कही, अमित जी आपने भी कही, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि दुश्मनी रखने में क्या रखा है, प्रेम से रहना सीखो। ये दुनिया ना तो तुम्हारा घर है और ना ही हमेशा के लिए मेरा ठिकाना। अजय जी। नहीं बिल्कुल, देखिए आखिरी में बस यही कहना चाहेंगे, कुमार विश्वास साहब की कविता है जो कभी आम आदमी पार्टी हुआ करते थे कि दिए का काम है जलना, हवा का काम है चलना, वो अपना काम करता है, वो अपना काम करती है, और सरकार और विपक्ष दोनों क्षेत्र से काम कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत अच्छे, समय समाप्त हो गया अमित जी और अजीत जी। मैं फिर से अगले उसमें निश्चित तौर पे किसी पैनल में बैठेंगे, फिर से एक बार किसी मुद्दे पे बात करेंगे और फिर से आपसे बात होगी। बहुत बहुत अजीत जी आपका धन्यवाद, खेमचंद जी आपका, अमित जी आपका, अजय जी आपका, हुदा जी आपका और बिमलन जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों की। एक तरफ विपक्ष अपनी बात कर रहा है तो दूसरी तरफ इन 100 दिनों में काम और जुमलेबाजी ज्यादा हुई है। युवा अब भी बेरोजगारी के लिए भटक रहे हैं, पेपर लीक की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, महंगाई घटने के बजाय बढ़ती जा रही है और सरकार की नीतियों से परेशान किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का दावा है कि अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ लेने के बाद से ही मोदी सरकार ने विकास की योजनाओं के केंद्र में कृषि को रखा है। शुरुआती 100 दिन में ही 15 लाख करोड़ की योजनाएं शुरू की हैं। वहीं देश की बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और रक्षा प्रणाली को मजबूत करके एक सुरक्षित भारत बनाने में मोदी सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।